हेलो बच्चों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं अंजलि ब्रेन बूस्ट। इस चैनल पर हम कक्षा 8, 9 और 10 के गणित को बहुत आसान और सरल तरीके से सीखते हैं। बच्चों, आज से हम कक्षा 9 गणित की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। बहुत से बच्चों को लगता है कि कक्षा 9 की गणित कठिन होती है, लेकिन अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप और सही तरीके से समझें तो यह बहुत आसान हो जाती है। जैसे हम गेम खेलते हैं ना, जैसे आप गेम खेलते हैं कोई, तो उसमें कुछ नियम होते हैं, उसी तरह से मैथ में भी कुछ नियम होते हैं। अगर हम उन नियमों के अनुसार चलते हैं, हमारी जो मैथ है वो बहुत ही आसान हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी और पेन तैयार कर लीजिए। आज की इस क्लास में हम ये जो आपकी किताब है गणित डॉक्टर मनोहरी की, ठीक है, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की, इसे हम शुरू करेंगे। बच्चों, इस किताब में, ठीक है, इस किताब में जो चैप्टर हैं हमारे, उन्हें हम बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपका पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर आपका है संख्या पद्धति। ठीक है, दूसरा चैप्टर है बीजगणित, तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति है। उसके बाद ज्यामिति में भी हम यूक्लिड ज्यामिति परिचय पढ़ेंगे, रेखाकोण पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे। ठीक है, चतुर्भुज, वृत्त, मेंसुरेशन में हम क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब सारे चैप्टर की वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आपको जब भी मैं अपलोड करूं वीडियो को तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम शुरू करते हैं इसका पहला अध्याय। पहले अध्याय में क्या है बच्चा? पहला अध्याय है इसका हमारा संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति में कुछ नहीं है, बस हम जो पिछली कक्षा में पढ़ के आए हैं, कक्षा 8 में हमने जो पढ़ा है, बस उन्हीं के बारे में रिवीजन है। ठीक है, जैसे धन पूर्णांक क्या होता है, ऋण पूर्णांक क्या होता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो हमारा पहला, ये देखिए, प्रश्नावली 1A। ठीक है, प्रश्नावली 1A में क्या है कि पहला सवाल कहता है कि 20 और 40 के समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। पहला सवाल क्या है इसका? 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। ठीक है, आइए हम करते हैं अपना सवाल। बच्चा, धन पूर्णांक क्या होता है? हम पूर्णांक के बारे में तो जानते हैं ना। पूर्णांक क्या होता है? पॉजिटिव संख्याएं, निगेटिव संख्याएं और जीरो, ये हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, ये पूर्णांक होते हैं। तो हमसे पूछा क्या है? 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक पूछा है। इसका क्या मतलब है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव संख्याएं लिखनी है। ठीक है, पॉजिटिव संख्याएं हमें लिखनी है। तो 20 और 40 के बीच जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं होती है उसे लिख दीजिए। जैसे क्या होती है 20 और 40 के बीच? 21, ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ठीक है, 36, 37, 38, 39। ये है हमारी 20 और 40 के बीच जितने भी धन पूर्णांक है वो। ठीक है, अब दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल कहता है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखना है। 1 से 10 तक कैसे पूर्णांक लिखना है? अभाज्य। तो अभाज्य संख्याएं आपको पता है क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका केवल 2 गुणनखंड होता है, या तो 1 या तो वो संख्या खुद। जैसे क्या करते हैं? 2, हमने 2 ले लिया। ठीक है, 2 के कितने गुणनखंड बनते हैं? 2 के सिर्फ 2 गुणनखंड बनते हैं, या तो 1 या तो ये संख्या खुद। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 3 ले लिया हमने। ठीक है, 3 के कितने गुणनखंड बनते हैं? इसका भी 1 बनता है और ये संख्या खुद बनती है। अगर हम 4 को लेते हैं तो 4 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे? तो बच्चों देखिए, 1 तो हर संख्या का गुणनखंड होता है। ठीक है, 1 सभी संख्या का गुणनखंड होता है। 4 का गुणनखंड हम करते हैं तो 1, 4 तो 2 से भी विभाजित होता है, 2 के भी पहाड़े में आता है, तो 4 का एक गुणनखंड
2 भी होता है, ठीक है। 3 नहीं आता, 3 4 के पहाड़े में नहीं आता, लेकिन 4 4 के पहाड़े में तो आता है, ठीक है। तो देखिए इसके क्या सिर्फ 2 ही गुणनखंड है? नहीं, इसके तो 3 गुणनखंड हो गए, ठीक है। और अभाज्य संख्या क्या करती है कि केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए, या तो 1 या ये नंबर खुद। इसके तो 3 गुणनखंड हो गए, इसलिए 4 हमारी कैसी संख्या हो गई? ये भाज्य संख्या हो गई, ठीक है। तो आपको अभाज्य संख्या पता चली होगी, मतलब ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड बनेंगे। तो 1 से 10 तक में अभाज्य धन पूर्णांक लिखना है, क्या बन जाएगा? देखिए हमारा 2 हो गया, ठीक है, 3 5 7 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती, क्यों? क्योंकि 9 जो है वो 3 के भी टेबल में आएगा, 9 के भी टेबल में आएगा, ठीक है। तो 2 3 5 7 बस हो गया, 10 तक ही हमें लिखना है, तो हमें 11 लिखने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर हमसे 20 तक पूछता तो हम 11 को भी लिखते उसमें, 11 13 है ना, 17 19। तो ये हो जाती है हमारी अभाज्य संख्याएं। तो ये हो गई 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक, ठीक है। तीसरा सवाल क्या कहता है? 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक लिखिए, ठीक है। दूसरा सवाल मैं आपको दिखा देती हूँ बुक में क्या है, ये देखिए। तीसरा सवाल है 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। बच्चों क्रमानुयायी क्या होता है? क्रमानुयायी का अर्थ होता है क्रम से आने वाली, ठीक है। जैसे आप इसी सवाल में देख लीजिए, ये सारी संख्याएं क्रम से आई हैं ना, 21 22 23 24 25 26, तो क्रम से आ रही हैं। तो क्रम से संख्याएं हमें कब मिलती हैं? देखिए 21 में जब हम 1 ऐड करते हैं तो 22 मिलता है, 22 में 1 ऐड करते हैं तो 23 मिलता है। फिर ऐसे ही जब हम पीछे वाली संख्या में 1 ऐड करते जाते हैं तो हमें अगली संख्या मिल जाती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं क्रमानुयायी, ठीक है। 21 का क्रमानुयायी पूर्णांक क्या है? 22, 22 का क्रमानुयायी क्या है? 23, 23 का क्रमानुयायी 24 हो गया। मतलब पीछे वाले नंबर में हम 1 जोड़ेंगे तो आगे वाला नंबर मिलेगा। उसी तरह से 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक क्या हो जाएगा? जब हम 2a+1, ये पूरी एक संख्या है, ठीक है। अब 2a+1 में 1 ऐड कर देंगे तो इसका क्रमानुयायी पूर्णांक मिल जाएगा। तो क्या बनेगा? ये 2a+2, ठीक है। ये इसका क्रमानुयायी पूर्णांक हो गया और यही हमारा आंसर बन गया, ठीक है। अब चौथा सवाल क्या कहता है बुक में देखिए आप। चौथा सवाल हमारा कहता है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, ये तो हम कक्षा 8 में पढ़कर आए हैं, ठीक है। लेकिन मैं बता देती हूँ आपको योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। देखिए योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? मतलब ऐसी संख्या जिसे हम उसी संख्या में जोड़े या घटाएं, ठीक है। तो जोड़ें तो क्या मिलना चाहिए? 0, ठीक है। मतलब ऐसी संख्या जिसे हम किसी संख्या में जोड़ें तो 0 होना चाहिए, तो वो संख्या उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे मैंने ले लिया 3, ठीक है। अब 3 में ऐसा हम क्या जोड़ दें, ठीक है, कि हमें क्या मिल जाए? 0 मिल जाए, ठीक है। सोचिए आप, ये तो बहुत आसान सवाल है ना। तो 3 में बच्चों हम क्या जोड़ दें कि हमें 0 मिल जाए? तो 3 में अगर हम -3 को ऐड कर देते हैं तो क्या मिलता है? हमें 0 मिल जाता है। जैसे 3 और प्लस माइनस माइनस हो गया 3, तो ये 0 बन गया ना, ये माइनस होके 0 बन गया, ठीक है। तो 3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हुआ? 3 का योगात्मक प्रतिलोम -3 हो गया, ठीक है। और ऐसे ही मैं अगर कहूँ, मैं बोलूँ कि -3 में हम क्या जोड़ दें कि 0 बन जाए ये संख्या, ठीक है। इसका मतलब -3 में मैं 3 ऐड कर दूँ तब ये 0 बन जाएगा। तो -3 का योगात्मक प्रतिलोम 3 और 3 का योगात्मक प्रतिलोम -3, ठीक है। तो शॉर्ट में बच्चों हम इतना याद रखते हैं कि जब भी हमें योगात्मक प्रतिलोम पूछता है, ठीक है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस हम जो साइन होगा इस संख्या के पहले उसको बदल देंगे। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, ठीक है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। जैसे मैं कहूँ, बताइए -11 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुड, -11 का योगात्मक प्रतिलोम
11 बस। और 13 का योगात्मक प्रतिलोम -13, ठीक है। ऐसे ही मैं कुछ भी पूछ लूँ, 100 का योगात्मक प्रतिलोम -100, ठीक है। तो योगात्मक प्रतिलोम में हमें सिर्फ क्या करना है, चिन्ह को बदल देना है। तो ये प्लस है ना, +2/3 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा है, तो क्या बन जाएगा, वेरी गुड, ये बन जाएगा -2/3। बहुत ही आसान है। ऐसे ही गुणात्मक प्रतिलोम भी हम निकालते हैं, ठीक है। देखिए 5वां सवाल क्या है, 5वां सवाल कहता है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम या उसको हम गुणात्मक प्रतिलोम भी बोलते हैं, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, उसको हम उसमें क्या करना होगा, देखिए उसमें हमें करना है, अगर हमारे पास कोई संख्या है, मैंने ले लिया 7, ठीक है। तो 7 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि ये संख्या 1 बन जाए, ठीक है। 7 में ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करूं मैं कि ये 1 मिल जाए हमें, सोचिए। गुड, वेरी गुड। तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/7, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये 1 बन जाएगा हमारा। तो इसलिए 1/7 को, ठीक है, 1/7 को 7 का गुणात्मक प्रतिलोम हम कहते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ 11 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/11, तो शॉर्ट में हम कह देते हैं कि जब भी हमें गुणात्मक प्रतिलोम या फिर गुणात्मक प्रतिलोम पूछता है तो हम उसका उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब रेसिप्रोकल कर देते हैं उसका। अगर मैं कहूँ ठीक है, अगर आप बताइए 1/12 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/12 का तो सिर्फ 12 हो जाएगा, 12/1, ठीक है। तो 12/1 को तो हम सिर्फ 12 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। तो जैसे -5 है ना, तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5 का हो जाएगा 1/-5। तो बच्चों इतना याद रखिएगा, योगात्मक प्रतिलोम जब भी पूछेगा तो हमें चिन्ह को पलट देना है। कहने का मतलब अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस लिख देना है, ठीक है। और अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछता है तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 और 1/7 का गुणात्मक प्रतिलोम 7, ठीक है। ऐसे ही हमें करना है। चलिए, और अब 6 वाला सवाल क्या कहता है, देखिए आपकी किताब में है। 6 वाला सवाल कहता है P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए, ठीक है। 6 वाला सवाल हमारा कहता है P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो क्या बताया मैंने अभी, सिर्फ हमें क्या करना है, इनका साइन चेंज कर देना है। देखिए ये P+Q है ना, ये पूरा नंबर है, P+Q है, प्लस का नंबर है, तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, माइनस, ठीक है। माइनस लिख दिया हमने, तो इसको हम ओपन भी कर सकते हैं, जैसे ये बन जाएगा ना -P और प्लस माइनस -Q, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या था, P-Q, तो इसके पहले भी हमें क्या लगा देना है, माइनस, ठीक है। तो ये भी क्या बन जाएगा, -P प्लस Q, ये बन गया इसका योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। अब हम 7वां वाला सवाल देख लेते हैं। 7वां सवाल क्या कहता है इसका, 7वां सवाल कहता है कि x के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 = 5 × 3 × x कथन सत्य है, ठीक है। यहाँ पे हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे हल करना है। आइए देखिए 7वां सवाल, ये देखिए बच्चों, कक्षा 8 में हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, कुछ गुणधर्म पढ़े थे। क्या पढ़ा था हमने कि अगर ये तीन संख्याएं हैं हमारी, ठीक है, और इनके बीच का जो ऑपरेशन है, जो संक्रिया है, अगर वो सेम है तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारी, साहचर्य, ठीक है। साहचर्य नियम या साहचर्य प्रगुण होती है। तो साहचर्य प्रगुण में क्या होता है कि 5 × 3 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये दोनों साथ हो जाते हैं और ये अकेले हो जाता है। ऐसे ही तो पढ़ा था ना, जैसे देखिए A × B × C, ऐसा कुछ है, साहचर्य प्रगुण यही तो कहता है। तो अब क्या होगा, अभी B × C साथ में है, A को बाहर छोड़ रखा है, अब A × B साथ हो जाएंगे और C हमारा बाहर हो जाएगा।
तो इस नियम से क्या हो जाएगा x की जगह पे, ये देखिए 5 इंटू 3 इंटू 2। अब यहाँ 5 और 3 7 हो गए, बाहर कौन हो जाएगा 2, तो x की जगह पे क्या आया, x की जगह पे 2 आया ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम, 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या कहता है, 8वां सवाल कह रहा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। ठीक है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो खुद की योज्य प्रतिलोम होती है, बताइए जरा, तो खुद की योज्य प्रतिलोम कौन सी संख्या होती है, तो वो संख्या होती है हमारी, चलिए अच्छा पूर्णांक में बताइए, धन पूर्णांक भी होते हैं, ऋण पूर्णांक भी होते हैं, लेकिन उसमें जीरो भी तो होता है ना, तो जीरो का योज्य प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, हम जानते हैं जीरो कैसी संख्या होती है, ना तो धनात्मक होती है, ना तो क्या होती है, ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो जीरो हमारी ना तो धनात्मक होती है ना ऋणात्मक होती है, तो इसलिए ये खुद की ही योज्य प्रतिलोम होती है। तो स्वयं की योज्य प्रतिलोम कौन सी संख्या होती है, जीरो। ठीक है, अब 9th वाला सवाल हम करते हैं। 9th वाला सवाल देखिए क्या है हमारी बुक का, कह रहा है कि यदि a एक समधन पूर्णांक है। ठीक है, कह रहा है कि a कैसा पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है, तो बताइए कि संख्या a-1 a+1 सम है अथवा विषम है। ठीक है, a हमें कैसी संख्या लेना है, a हमें लेना है एक समधन पूर्णांक। ठीक है, सम संख्याएं पता ना आपको, सम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित होती हैं या 2 के टेबल में आती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सम संख्याएं। ठीक है, तो a हम एक सम संख्या ले लेते हैं, जैसे माना, लिख दीजिए, माना a बराबर 2, क्योंकि 2 भी तो एक समधन पूर्णांक है, तो अब a की जगह हम क्या रखेंगे, a की जगह हम रखेंगे 2। ठीक है, सवाल क्या है हमारा, a-1 a+1। ठीक है, अब a की जगह हमने क्या माना है, 2 माना है, तो 2-1 2+1, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा, 1 ही बनेगा, और यहाँ इंटू है। ठीक है, 2 1 3, तो 3 कैसी संख्या है, 3 कैसी संख्या है हमारी, विषम संख्या है। ठीक है, 3 कैसी संख्या है हमारी, विषम संख्या है। चलिए कुछ और हम मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं a बराबर क्या ले लूँ, 4 भी तो समधन पूर्णांक है, तो a बराबर मैंने 4 ले लिया। अब रखिए इसमें a-1 और a+1 में हम रखते हैं, तो 4-1 और 4+1, 4 से 1 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 3 इंटू 4 1 5, 5 तियाँ कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, 5 तियाँ 15 हो गया, ये भी विषम संख्या है। तो a जब समधन पूर्णांक होता है तो a-1 a+1 कैसा मिलता है हमें, विषम मिलता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे विषम। a-1 a+1 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, क्योंकि हमने देख लिया ना इसको एग्जाम्पल से। चलिए बच्चों, अब हम अगला सवाल करते हैं इसका। ठीक है, 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या है, 10वां सवाल क्या है इसका, 10वां सवाल कहता है संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। ठीक है, संख्या रेखा पर हमें 5 और 7 का योग लिखना है। चलिए, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखना है। संख्या रेखा तो आपको आता ही होगा ना बनाना। ठीक है, संख्या रेखा हमने छोटी क्लास में सीख रखा है। कह रहे 5 और 1 मिनट बच्चा, देखिए 5 और 7 का योग। ठीक है, 1 मिनट, 5 और 7 का योग करना है हमें, तो 7 5 कितना होता है, 12 होता है। चलिए हम संख्या रेखा पर इसको दिखा देते हैं, ये होती है हमारी संख्या रेखा। ठीक है, ये यहाँ पे
हमें माइनस की संख्याएं तो चाहिए नहीं, तो इस वजह से हम दाहिनी तरफ जाएंगे, सिर्फ पॉजिटिव संख्या लिखेंगे। तो +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट, अनंत तक जाती है ना संख्या रेखा पर संख्याएं। चलिए, तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, प्लस की तरफ 5 स्टेप। तो हम 5 स्टेप चलते हैं, तो 0 से शुरू करेंगे चलना हम। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पहुँच गए हम। अब प्लस की तरफ ही हमें कितना चलना है, 7 चलना है, तो 7 कदम हम और चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये कहाँ पहुँच गए हम पहुँच गए 12 पे, ठीक है। 0 से शुरू किया हमने चलना, 5 पे आए, 5 से फिर शुरू किया, कहाँ पहुँच गए हम 12 पे, ठीक है। जिस तरफ को जाते हैं हम तीर वैसे ही लगा देते हैं, ठीक है। हो गया, ये नंबर लाइन पे दिखा दिया हमने इसको। चलिए 11वां सवाल कर लेते हैं हम। 11वां सवाल क्या कहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य हैं, ठीक है। कह रहा है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। चलिए आइए हम इसको कॉपी पे देख लेते हैं। कह रहा है कि 2 धन अभाज्य, कैसी संख्या बोला है, धन अभाज्य पूर्णांक, ठीक है, और उनका गुणन सदैव अभाज्य होता है। अब हम चेक करते हैं ये सत्य है अथवा असत्य है। धन अभाज्य पूर्णांक हम 2 ले लेते हैं, जैसे चलिए एक संख्या, चलिए लिख देती हूँ मैं। पहली संख्या 2 ले लिया, धन अभाज्य है ना, और दूसरी संख्या क्या ले लिया, दूसरी संख्या 3 ले लिया, ठीक है। 2 और 3, ये 2 जो हमारी धन अभाज्य संख्याएं हो गई। कह रहे कि गुणन सदैव अभाज्य होता है। ये बताइए, जब हम इनका गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा हमें। तो 6 क्या अभाज्य संख्या होती है क्या, 6 तो अभाज्य संख्या नहीं होती। ये 2 के भी टेबल में आती है, 3 के भी टेबल में आती है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए अगर हम 2 और धन अभाज्य पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे 3 और क्या ले लूँ मैं, 3 और 5 ले लिया, ठीक है। 3 और 5 ले लिया, ये भी 15 आया, ठीक है। तो ये भी कैसी संख्या है, अभाज्य तो है नहीं, ये तो भाज्य संख्याएं हैं, तो सदैव अभाज्य होता है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, असत्य, ठीक है। क्या लिख देंगे, असत्य, क्योंकि अगर 2 हम धन अभाज्य संख्याएं लेते हैं, ठीक है, तो भाज्य संख्याएं उनका गुणा जो है वो भाज्य संख्या भी मिलता है, इस वजह से ये असत्य हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, देखिए दूसरे स्टेटमेंट को कह रहा है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। अब क्या करना है, हमें योग करना है। चलिए 2 संख्याएं हमने ली थी ना, 2 और 3, उनका जोड़ करना है हमें। तो 2 3 कितना हो गया, 5 हो गया। चलिए ये तो ठीक है कि इनका योग अभाज्य संख्या तो हमें मिल गई, क्योंकि 5 भी तो अभाज्य है ना। अब कह रहे हैं कि सदैव अभाज्य होता है, ठीक है। अब मैंने 3 और 5 ले लिया, 3 और 5 ले लिया, इनको जोड़ेंगे, ये तो 8 मिल गया। तो 8 तो भाज्य संख्या होती है ना, तो सदैव अभाज्य तो नहीं होता, इस वजह से ये भी असत्य हो गया, ठीक है, ये भी असत्य हो गया हमारा। और तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि यदि a और b कोई 2 ऋण पूर्णांक हैं, तब a प्लस b भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। a और b कोई 2 ऋण पूर्णांक हैं, तो a बराबर हम कोई 2 ऋण पूर्णांक मान लेते हैं। a बराबर मैंने ले लिया -3, b बराबर ले लिया, b बराबर क्या ले लूँ, -4, ठीक है। कह रहा है कि a प्लस b भी सदैव ऋण पूर्णांक होंगे। चलिए देखते हैं। अब हमें क्या करना है, a प्लस b करना है। a की जगह हमें रखना है -3 प्लस b की जगह
4। तो -3 प्लस -4 इज इक्वल टू -3 - 4 -7। ये तो सही हो गया। ठीक है कि अगर हम दो ऋण पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमेशा कैसे पूर्णांक मिलते हैं? ऋण पूर्णांक ही मिलते हैं। ठीक है, कुछ और जोड़ के देखें क्या? जैसे -2 और -5। ठीक है, -2 -5 को भी जोड़ेंगे तो -7 मिलेगा। ठीक है, -11 और प्लस -2 इसको भी जोड़ के देखेंगे तो -13 मिलेगा। कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई दो ऋण पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हमें ऋण पूर्णांक ही मिलता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है? ये स्टेटमेंट हमारा सत्य है। अब चलिए हम 12वां सवाल देख लेते हैं। 12वां सवाल क्या कहता है हमारा? देखिए, कह रहा है कि यदि 12वां सवाल, एक मिनट, यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a+1, a+2, a+3 संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, एक ऐसा पूर्णांक है हमारा धन पूर्णांक है, तो ये संख्या हमारी 24 से विभाजित होती है कि नहीं होती है, ये हमें दिखाना है। चलिए इसको भी दिखा देते हैं हम। आइए, जो बच्चा बोलता है सवाल में उसको आप मान लीजिए। ठीक है, अगर धन पूर्णांक कहता है तो कोई धन पूर्णांक ले लीजिए, ऋण पूर्णांक कहता है तो ऋण पूर्णांक ले लीजिए। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कहता है तो आप अभाज्य संख्याएं मान लीजिए उसको। चलिए अब इसका हल हम करते हैं। क्या कहा सवाल में कि ए कैसा नंबर है? ए एक धन पूर्णांक है, तो माना ए इक्वल टू धन पूर्णांक कोई भी ले लीजिए, धन पूर्णांक, धन ए इक्वल टू 1 ले लूँ मैं। चलिए ए इक्वल टू 1 ले लिया, 1 भी तो धन पूर्णांक है हमारा। अब किस में रखना है? इस वाली संख्या में रखना है। a+1, a+2, a+3। अब ए की जगह हमें क्या रखना है? 1 रखना है, तो 1+1, 1+2, 1+3, तो 1 × 1 1 2, 2 1 3 और 3 1 कितना हो गया? 4। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 2 का नाम तो 2 ही होता है, 2 3 6, 6 चौके 24, ये 24 हो गया ना। अब 24 तो 24 को डिवाइड करता है ना, 24 को डिवाइड। ये इससे तो ये एकदम सही है कि अगर ए कोई धन पूर्णांक है तो वो 24 से पूर्णतया विभाजित होगा। ठीक है, ये 24 जो है, ये 24 इस 24 को तो डिवाइड कर देगा, लेकिन हम कोई और धन पूर्णांक लेकर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया a इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 भी हमारा कैसा है? कैसी संख्या है? धन पूर्णांक ही है, तो अब हम रख देते हैं, इसमें रखना है ना a+1, a+2, a+3 इसमें रखना है। ए की जगह हमें क्या रखना है? 2, तो 2 + 1 यहाँ इंटू होता है ना, तो 2 + 2, 2 + 3। ठीक है, तो 2 1 3, 2 2 4 और 3 2 5। अब इसका गुणा कर लेते हैं। 5 दूना कितना होता है? 10 और 4 तियाँ 12। ठीक है, तो 12 में जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 मिलता है। तो 24 से जो है 120 भी तो डिविजिबल होता है ना, 120 तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से अगर एक धन पूर्णांक होता है तो a+1, a+2, a+3 जो है वो 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, हमसे पूछा था कि ये हमें यही दिखाना था कि ये संख्या जो है 24 से पूर्णतया विभाजित होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो होगी। चलिए अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। 13वां सवाल। 13 सवाल क्या कहता है कि यदि एक समधन पूर्णांक है, एक ऐसी संख्या है हमारी समधन पूर्णांक है, और b कैसी संख्या है? विषम धन पूर्णांक है, तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी सम होगी। ये हमें अलग अलग संख्याएं दी हैं, हमें इसमें दिखाना है कि कौन सी सम होगी। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं हम। देखिए ये हमारा 13वां सवाल है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हमें क्या बोला है सवाल में
कह रहा है कि ए एक समधन पूर्णांक है और बी विषम धन पूर्णांक है। तो मान लेते हैं हम, माना ए को हमें कैसे मानना है, समधन पूर्णांक। ठीक है, समधन पूर्णांक 2 ले लिया हमने और b इज इक्वल टू विषम लेना है। विषम लेना है तो मैं क्या ले लूँ, विषम लेना है तो 1 ले लिया। तो हमें इसमें से देखना है कि कौन सी संख्याएं सम है, ठीक है, और कौन सी विषम है। हमें सम को ही छांटना है इसमें से। अगर ए स्क्वायर, पहला सवाल हमारा क्या है, ए स्क्वायर, ए को क्या लिया है हमने 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 तो सम संख्या होती है, इसका मतलब ए स्क्वायर हमारा कैसा है, सम संख्या है। ठीक है, ए स्क्वायर कैसी संख्या हो गई हमारी, सम संख्या हो गई। ठीक है, अभी हम बी स्क्वायर को चेक करते हैं। बी स्क्वायर क्या लिया है हमने, 1 लिया है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये तो विषम हो गया। ठीक है, अब a प्लस बी को चेक करेंगे, a प्लस बी। ठीक है, a की जगह हमें क्या रखना है 2 और b की जगह 1, कितना बन गया ये 3। 3 भी विषम संख्या होती है, मतलब ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं a इंटू बी को। a सम संख्या थी, b विषम संख्या थी, कितना मिल गया 2 मिल गया, इसका मतलब ये हमारी सम संख्या है। ठीक है, अभी किसको चेक करना है, a प्लस 1 को। a कितना था 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 गुणे 3, 2 3 6, 6 तो कैसी संख्या होती है हमारी, 6 कैसी संख्या होती है, सम संख्या होती है। ठीक है, 1 मिनट, 6 कैसी संख्या होती है, सम संख्या होती है, इसलिए ये तो होगी हमारी। और b प्लस 1 को भी चेक कर लेते हैं, b प्लस 1, b कैसी संख्या थी, विषम थी, 1 हमने माना था b को। ठीक है, 1 प्लस 1, तो 1 इंटू ये 2 हो गया, 2 मिला, 2 भी तो सम संख्या है। ठीक है, 2 भी कैसी संख्या है हमारी, सम संख्या है। कहने का मतलब है ए स्क्वायर भी सम है और ए प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी विषम है, ए इंटू बी भी सम है और ए प्लस 1 भी सम है, बी प्लस 1 भी क्या है, सम है। ठीक है, सम संख्या ही छांटनी थी। अब आ जाते हैं हम अपने 14वें सवाल पे। ठीक है, 14वां सवाल क्या कहता है हमारा, धन पूर्णांकों के, ठीक है, कह रहा है धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, हमसे 14वें सवाल में क्या पूछा है, गुणधर्म पूछा है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं गुणधर्म। तो क्या करना है हमें, देखिए इसका पहला सवाल क्या है, 3 गुणे 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 3 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 7। ठीक है, तो ये कौन सा गुणधर्म हो गया, ये गुणधर्म हो गया हमारा। देखिए क्या है, 3 ये वितरण नियम नहीं है ना, ये 3 जो है वो एक बार 8 के साथ में, एक बार 7 के साथ में वितरित हो गया ना, तो ये इसमें क्या लगता है, वितरण नियम होता है। ये है योग पर गुणा का वितरण नियम। ठीक है, योग पर गुणा का वितरण नियम हो गया। तो प्रगुण तो आप सबने पढ़ रखा है ना, कक्षा 8 में हमने प्रगुण पढ़ रखा है। बच्चों अगर आपने प्रगुण की क्लास नहीं देखी है तो कक्षा 8 की क्लास में है ना, यूट्यूब पे ही प्रगुण की क्लास पड़ी हुई है, आप जाकर वहाँ से सारे गुणधर्म को अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप सारे गुणधर्म को अच्छे से सीख सकते हैं, आप जाकर देख भी सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये गुणधर्म हमारा, इसको हम क्या लिख देंगे, योग पर है ना, गुणा का वितरण नियम। ठीक है, योग पर गुणा का वितरण नियम हो गया। अब ये 3 + 5 + 9, ये देखिए ये साहचर्य नियम, 3 दोस्तों की कहानी। ठीक है, 3 दोस्तों की कहानी जब भी दिखे हमें तो क्या होता है, वो
साहचर्य नियम होता है, लेकिन किस संक्रिया पे है? योग पे है। तो इसको हम लिख देते हैं योग पर साहचर्य प्रगुण। ठीक है, ये योग पर साहचर्य प्रगुण हो गया। और देखिए सी वाला, देखिए 3 गुणे 2 और 2 गुणे 3, इसको क्या कहते हैं हम? जब क्रम बदल जाता है तो गुणा पर क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, ये गुणा पर हो गया क्रम विनिमय प्रगुण। अब आइए डी देख लेते हैं। कह रहा है कि जब 3 गुणित 5 हो इज इक्वल टू ए गुणित 5 हो, तो ए जो है वो बराबर है किसके? 3 के। ए किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो देखिए ये कैसे है? 3 गुणित 5 इज इक्वल टू ए गुणित 5। तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, कैंसिल हो गया। तो ए बराबर क्या मिला? 3। ऐसा किस में होता है बच्चा? ऐसा हमारा होता है निरसन नियम में। ठीक है, तो ये हमारा कैसा, कौन सा प्रगुण है, कौन सा गुणधर्म है? निरसन नियम। ठीक है, ये निरसन नियम से होता है। तो ये 14वां सवाल हमारा ख़त्म होता है। अब हम आ जाते हैं अपनी प्रश्नावली 1A के लास्ट सवाल पे। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। ऐसा बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करके दिखाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।